नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, चाहे वे दिव्यांग व्यक्ति हो, विधवा महिला हो, वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, तलाकशुदा महिला हो या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक हो। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अपनी पेंशन कैसे बनवा सकते हैं, क्या नियम रखे गए हैं, पात्रता और किन दस्तावेजों की आपको आवश्यकता होने वाली है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन होगा या ऑफलाइन आवेदन होगा, और आप प्रति महीना आवेदन करने के बाद आप सभी पेंशन धारकों को 1,500 रुपये प्रति महीना अब सरकार पेंशन देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हर महीने 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। किस प्रकार आवेदन किया जाता है, तरीका आपको बताया जाएगा। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में बताई जाएगी, चाहे नियमों के बारे में हो, पात्रता के बारे में हो या फिर दस्तावेजों के बारे में हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आप सभी कैसे आवेदन कर सकते हैं, अपनी पेंशन बनवा सकते हैं, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, आज की यह सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन लाइव देने जा रहे हैं। आप सभी पेंशन धारकों के लिए आज का यह एक न्यू अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन वित्तीय सहायता। यहाँ पर आप देखिए पेंशन वित्तीय सहायता, इसमें देखिए दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, नियम, पात्रता, दस्तावेजों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वृद्धावस्था पेंशन एवं अन्य वित्तीय सहायता योजना, राज्य पेंशन योजना, यानी जो राज्य सरकार द्वारा चला गया पेंशन योजना है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो थोड़ा सा देखिए हम इसको यहाँ पर बड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ सके। देखिए हमने ये यहाँ पर बड़ा कर लिया है, जूम कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा मिला होगा नियम 1। नियम 1 क्या कहता है? निम्नलिखित योजनाएं सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। वृद्धावस्था व्यक्ति, विधवा, निराश्रित महिला और आश्रितों, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए यहाँ पर सरकार यह योजना चलाई रही है। देखिए पहले पॉइंट में लिखा है वृद्धावस्था पेंशन, दूसरे में लिखा है विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता, यानी कि जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला या जिसकी शादी नहीं हो रही है, उम्र हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको भी यहाँ पर सरकार पेंशन का लाभ देती है। आश्रितों, बच्चों को वित्तीय सहायता यहाँ पर दी जाती है। विकलांग व्यक्तियों को यहाँ पर सहायता की जाती है। जो विकलांग व्यक्ति है तो यहाँ पर उनको लाभ दिया जाता है, चाहे वे पेंशन से संबंधित हो या फिर अन्य योजना से संबंधित हो। अब यहाँ पर देखिए पहले पॉइंट में जो वृद्धावस्था पेंशन है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर लिखा है इस योजना के तहत 58 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों को पेंशन दी जाती है। कुल वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो वार्षिक आय है वह आपकी 60,000 व्यवसाय या किराए से ब्याज आय सहित है। राजस्व, देखिए यहाँ पर लिखा है राजस्व विभाग पटवारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के पास अधिकतम 2.5 एकड़ नहरी चाही भूमि या अधिकतम 5 एकड़ यानी कि बरनी भूमि का स्वामित्व तथा जल भराव क्षेत्र में 5 एकड़ भूमि पति पत्नी सहित होने पर भी पेंशन के यहाँ पर पात्र होंगे। देखिए पेंशन धारकों के लिए है एक बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ पर इन नियमों का आपको पालन करना होगा, तभी आप पात्र माने जाएंगे और अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर विधवा महिलाओं की बात कर लेते हैं। जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है दूसरे पॉइंट में बताया गया है विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता किस प्रकार से की जाती है। इस योजना के तहत 58 वर्ष से कम आयु की विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित, देखिए दोस्तों जैसे हमने आपको बताया था, तलाकशुदा हो, विधवा महिला हो या फिर 30 जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी हो, 30 वर्ष से जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है लेकिन शादी उनकी महिलाओं की नहीं हुई है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कुल वार्षिक आय रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60,000 व्यवसाय या किराए ब्याज से अधिक यहाँ पर आपकी जो ये है आर्थिक जो वार्षिक आपकी आय होती है यह 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं अब अगली योजना के बारे में, यानी कि तीसरी योजना है आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता।
यहाँ पर देखिए लिखा है, इस योजना के तहत 21 वर्ष से कम आयु के उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनके माता पिता या दोनों का निधन हो चुका हो, या माता पिता नियमित रूप से घर के अनुपस्थित हैं, या शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम हो गए हैं। परिवारी यानी कि परिवार की देखभाल करो। कुल वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 60,000 रुपये से। व्यवसाय या किराए या ब्याज आय सहित। 6 पॉइंट में बताया गया है। यहाँ पर देखिए, आश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत माता पिता अभिभावक की मृत्यु होने की स्थिति में स्वीकृत पदाधिकारी निकट संबंधी एसडीएम द्वारा अभिभावक उत्तराधिकारी के रूप में नामांकन किया जाएगा तथा पुराने आवेदन पत्र एवं पुरानी पीएल देखिए पीएलए नंबर पर नया नामित अभिभावक उत्तराधिकारी को स्वीकृति अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और नामित अभिभावक उत्तराधिकारी को बना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। अब बात आ चुकी है विकलांग व्यक्तियों की और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों के बारे में। तो क्या पॉइंट में बताया गया है, इस योजना के तहत अंधे, विकलांग, बहरे और गूंगे और मानसिक रूप से विपक्षित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है। अब अगले पॉइंट में देखिए, 50% से कम विकलांग वाले विकलांग व्यक्तियों वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिनका यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है 50% से कम का, उन्हें विकलांगता और विकलांग व्यक्ति वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे। अगले पॉइंट में बताया गया है, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति हालांकि सक्षमता के बावजूद पात्र हैं। अगले पॉइंट में बताया गया है, कुल वार्षिक आय रूप से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितनी, 60,000 से। व्यवसाय या किराए से ब्याज से आय सहित है। यहाँ पर अगले पॉइंट बताया गया है, देखिए, आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर या मानसिक रूप से मंद व्यक्ति या 21 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों को वित्तीय सहायता के तहत योजना के मामलों में माता पिता, पति पत्नी, अभिभावक की मृत्यु की स्थिति में नामांकन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अभिभावक उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकृत पदाधिकारी निकट संबंधी के एसडीएम पुराने आवेदन पत्र और पुराने पीएलए नंबर पर नए अनुमोदित अभिभावक उत्तराधिकारी को बिना किसी रुकावट के वित्तीय सहायता जारी रखेगी। आंशिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु के विकलांग बच्चों के मामले में माता पिता, पति पत्नी, अभिभावक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी की आय पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें को आपको ध्यान में रखना है, नियमों को पालन करना होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो दोस्तों नियम थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आवश्यक दस्तावेज हैं, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आवेदन करते समय। यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट को आपको आवश्यकता होने वाली है। पहला आपका आधार कार्ड या फिर मतदाता कार्ड, मतदाता सूची या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विभाग के रजिस्टर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र के प्रमाण के रूप में यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर देखिए, जिनके पति एक्सपायर हो चुके हैं, यहाँ पर उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, आयु का कोई एक प्रमाण यहाँ पर होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र भी इसमें मांगा गया है। अब यहाँ पर देखिए, आवेदक पत्र की संस्तुति एवं सत्यापन कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया गया है। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के बारे में समझिए। ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी द्वारा भूमि एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा, सत्यापित होगा। शहरी क्षेत्र के बारे में समझिए। शहरी क्षेत्र में भूमि, संपत्ति एवं आवास के संबंध में कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका समिति, ईओ, एमसी द्वारा यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। देखिए, दोनों चीज़ आपने यहाँ पर समझ ली है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों के लिए है। ये सभी चीज़ें दोनों के लिए बताई गई है। एक स्व घोषणा पत्र जो यहाँ पर कहता है कि मैं सरकार में नहीं हूँ या निजी मेरा रोजगार नहीं है। उसके बाद देखिए लिखा है, मैं स्वनियोजित नहीं हूँ, मेरे पास 2.5 एकड़ नहरी और चाहे भूमि 5 एकड़ से अधिक बंजर भूमि का स्वामित्व यानी कि मालिक और जल भराव प्रभावित भूमि मेरे पास नहीं है। ब्याज किराए के आय सहित किसी भी स्रोत मेरी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है। मेरे पास कोई व्यावसायिक संपत्ति भी नहीं है। अगला पॉइंट समझिए, मैं 200 वर्ग मीटर से अधिक घर में नहीं रहता हूँ या फिर रहती हूँ। शहरी क्षेत्रों में मीटर के हिसाब से बताया गया है। अगले पॉइंट देखिए, मैं आयकर दाता नहीं हूँ, यानी कि मैं सरकार को टैक्स नहीं देता हूँ। यदि आप टैक्स देते हैं तो आपकी पेंशन नहीं बन पाएगी, आप अपात्र पाए जाएंगे यदि आप टैक्स देते हैं।
मैं मूल्य संबंधित का अधिनियम 2005 के तहत पंजीकृत नहीं हूं, यदि कोई पंजीकृत है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। मैं पेशावर करदाता नहीं हूं, यानी कि पैसे से मैं सरकार को टैक्स नहीं देता हूं। एक्स में लिखा है मैं पहचान पत्र, प्रमाण पत्र एवं पेंशन के विवरण के लिए अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और खाता संख्या प्रदान करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। देखिए, जब तक आप अपना आधार कार्ड नहीं देंगे, मोबाइल नंबर नहीं देंगे, अपनी खाता संख्या नहीं देंगे, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैं इन सभी चीज़ों को दूंगा तभी आप पेंशन आप प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पर नियमों को आपको समझना होगा। मैं यहाँ पर देखिए लिखा है मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य है। देखिए, जो मेरी दी हुई जानकारी वे सभी चीज़ें सत्य हैं, सही है, और कुछ भी मैंने इस चीज़ में नहीं छुपाया है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं दंड का भागी यहाँ पर हूँ। अगले पॉइंट में लिखा है आवेदक पत्र का स्वीकृति प्रक्रिया। देखिए, किस प्रकार से स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट एक समझिए। दूसरा है बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिसमें CDPO सेवा केंद्र विभाग की वेबसाइट, SDM कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत एवं BDPO कार्यालय में उपस्थित होंगे, यानी कि जो आपका आवेदन होगा यहाँ पर आपको देने होंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 1 माह के भीतर ही CDPO द्वारा सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद DSO यानी कि DSSO द्वारा पेंशन स्वीकृति की जाएगी। तो यहाँ पर किसके माध्यम से पेंशन को स्वीकृति मिलने वाली है, अप्रूव मिलने वाला है, तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। 5वें पॉइंट बताया गया है स्वीकृतिकरण की प्रक्रिया। शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी पेंशन वितरण की बैंकों में माध्यम से होता है। अगले पॉइंट में देखिए लिखा है पेंशन की दर, यानी कि आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी, क्या कहता है। सभी पेंशन योजना के तहत पेंशन दर 750 रुपये से बढ़ाकर यहाँ पर 1500 रुपये कर दी गई है। तो यहाँ पर पहले 500 रुपये दिए जाते थे, फिर 700 रुपये पेंशन बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो अब आपको प्रति माह पेंशन दी जाएगी वह 1500 रुपये प्रति महीना पेंशन होगी, जो कि 1 जुलाई 2023 से मान्य हो गई थी, नियम लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2021 से। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ पर इसमें देखिए इंदिरा गांधी पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना है, जिसमें बताया गया है यहाँ पर रुपए कमाने वाले मृत्यु होती है, यानी कि जो मुखिया होता है अगर रुपए कमाते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है शोक संप्रांत, तो उसके यहाँ पर 20,000 रुपये की एक मुश्त राशि सहायता दी जाती है। यदि आप इनमें से कोई सी भी एक पेंशन बनवाना चाहते हैं, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विकलांगता पेंशन योजना, तो इसमें देखिए लिखा गया है, इस योजना के माध्यम से बताया गया है पात्र आयु 60 वर्ष और 60 वर्ष से यानी कि 79 वर्ष के बीच में व्यक्तियों को 200 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। 80 वर्ष और उससे अधिक होने पर यहाँ पर लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इंदिरा गांधी पेंशन विधवा महिला की बात करें तो यहाँ पर पात्र व्यक्तियों को 40 वर्ष है और पेंशन रुपये 300 रुपये प्रति महीना है। 80 वर्ष से आयु प्राप्त के बाद, यानी कि जिनकी 80 वर्ष आयु हो जाती है, उन्हें फिर लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। अब बात करते हैं विकलांगता गांधी पेंशन योजना के बारे में। तो इसमें लिखा है पात्र आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है, विकलांगता का स्तर 80% होना चाहिए, राशि रुपये में 300 रुपये दिए जाएंगे प्रति महीना। 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 500 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाएगी। बोना इस योजना के लिए एक पात्र श्रेणी होगी। तो यहाँ पर इन नियमों के बारे में आपको समझना होगा। तो देखिए, ये सभी हमने आपको नियम बता दिए हैं कि किन, यानी कि नियम, पात्रता, दस्तावेज कैसे आवेदन किए जाते हैं, किन डॉक्यूमेंट को आपको आवश्यकता होगी, इन सभी की जानकारी में आपको देती है, और कहाँ पर आपको आवेदन पत्र देना होगा, कहाँ पर जमा करना होगा, ये सभी चीज़ें हमने आपको बता दी है। फिर से देखिए, आप आवेदन कहाँ पर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है आवेदन पत्र करने की स्वीकृति की प्रक्रिया, यह सभी जाकर इन जगहों पर आप अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आपको सीधे ही जो है सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास विभाग पंजाब सरकार, भारत सरकार, तो यहाँ पर देखिए हम आपको जो जानकारी दे रहे थे वह पंजाब सरकार के द्वारा चला गया जो एक पेंशन पोर्टल है, उसके माध्यम से ये सभी जानकारी आपको लाइव दी जा रही थी। तो यदि आप भी पंजाब राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारक हैं, दिव्यांग विधवा, वृद्धावस्था या कुष्ठावस्था में से किसी भी आप पेंशन बनवाना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा और आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। फिर आपको प्रति महीना 1500 रुपये ये पेंशन राशि सरकार देगी, आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।